हम लोग लाइव हैं ऑलरेडी। सभी मित्रों को नमस्कार। अटूट बंधन पुस्तक चर्चा में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम आज जिस पुस्तक को लेकर के उपस्थित हुए हैं उस पुस्तक का नाम है थोड़ी सी जमीन थोड़ा आसमान, जिसकी लेखिका है जयश्री रॉय जी। इस पुस्तक पर बात करने से पहले मैं बात ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जयश्री रॉय जी की कई सारी कहानियाँ पढ़ी हैं और इस किताब में मुझे उनका बिल्कुल एक अलग ही रूप दिखाई दिया, जिसने मुझे अचंभित भी किया कि उन्होंने अपनी जो सीमाएं हैं उनको बहुत बढ़ाया और इसमें उन्होंने कला संस्कृति के साथ साथ यात्राओं का और उस जगहों का भी वर्णन किया जहाँ पर ये कहानी आगे आगे बढ़ती है। तो इस किताब को एक तरह से देखा जाए तो एक भावुकता से भरी किताब के साथ साथ ये बौद्धिक किताब भी आएगी, और चूंकि हर किताब का एक अलग पाठक वर्ग होता है तो इस किताब का जो पाठक वर्ग मेरी निगाह में है वो ऐसा पाठक वर्ग है जो थोड़ा जिज्ञासु पाठक वर्ग है और जिसको वो चीज़ें पढ़ना पसंद आते हैं जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ हो, बहुत कुछ ऐसा हो जो उन्होंने ना जाना हो, या फिर मेरे जैसा पाठक वर्ग जिसके लिए ऐसी किताबें चिंगारी का काम करती हैं, जिसके बाद वो खोज करके उनसे संबंधित और जानकारियाँ इकट्ठी करता है। और मैंने इस किताब को पढ़ने के बाद प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, हिटलर और जाने क्या क्या खोज के पढ़ा। तो मेरे इस अध्ययन को बढ़ाने के लिए भी मैं जयश्री रॉय जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ऐसी किताब लिखी जिसको पढ़ने के बाद मेरी रुचि इतनी जागी कि मैंने और भी बहुत सारी चीजें इससे संबंधित पढ़ी। तो जैसा कि इस किताब का नाम है थोड़ी सी जमीन थोड़ा सा आसमान, उसी तरह से ये किताब जो है मुख्य रूप से ये किताब विस्थापितों के बारे में है। एक मुझे रिफ्यूजी फिल्म का गाना याद आ रहा है, पंछी नदियाँ पवन भरोसे कोई सरहद ना इन्हें रोके, लेकिन हमने अपने चारों ओर जाने कितनी सरहदें बना रखी हैं। घर के बाहर सरहद, मोहल्ले के बाहर सरहद, शहर के बाहर सरहद, देश की सरहद और ज़मीन और आसमान के बीच सरहद। और इन सरहदों के बीच में कहीं ना कहीं हम किसी दूसरे के हिस्से की ज़मीन और आसमान को हड़पने में लगे हुए हैं, और इसी की कश्मकश में एक शोषक हो जाता है, एक शोषित हो जाता है और कहानी शुरू होती है विस्थापन की। इस कहानी का, इस किताब का जो मुख्य बिंदु है वो विस्थापन ही है, और विस्थापन को वो केवल एक दिशा में नहीं ले जाती, वो विस्थापन को कई तरह से व्याख्या करती है कि विस्थापन कोई भी किसी का करता है। जहाँ बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को विस्थापित करते हैं, एक धर्म दूसरे धर्म को विस्थापित करता है, एक अमीर गरीब को विस्थापित करता है, और इसी तरह से एक घर में एक स्त्री को विस्थापन झेलना पड़ता है। तो वो विस्थापन को बहुत व्यापक दृष्टिकोण से लेकर के किताब में आगे बढ़ती है। इसी विस्थापन में जब वो कहानी को लेकर के आती हैं तो ये देखती हैं कि विस्थापन क्यों होता है, विस्थापन के पीछे की वजह क्या है। विस्थापन के पीछे की वजह है कि जब एक शोषक बनता है तो उसके अंदर केवल एक ही भाव होता है कि उसे अपने से इतर कोई भी नहीं पसंद है। उसे पसंद है कि जैसा वो है वही सर्वश्रेष्ठ है। ये व्यक्ति का अहंकार है जो एक समूह का अहंकार में बदलता है, और तब वो दूसरे समूह का विस्थापन करता है। जब इस किताब को मैंने शुरू में पढ़ा और इसके कुछ पन्ने पलटे तो मुझे लगा कि ये कश्मीर के विस्थापितों की बात करती है, लेकिन ये किताब यही नहीं रुकती है। ये कश्मीर के विस्थापितों की बात करते हुए उन पर प्रश्न भी उठाती है कि कश्मीर के विस्थापित अपने ही देश में विस्थापित होने के बाद भी, शोषित होने के बाद भी, उनको बौद्धिक समाज ने हमेशा ये जानने की कोशिश करी कि इसके पीछे जिस शोषक है उसका मनोविज्ञान क्या है, लेकिन कभी भी विस्थापन के दर्द के साथ खड़ा नहीं हुआ। वहीं पर वो चली जाती हैं यहूदियों के विस्थापन के रूप में, जहाँ की द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर ने जिस तरीके से यहूदियों के ऊपर जुल्म ढाए उस पर चली जाती हैं। और जो नायिका है सुजाना, वो नायिका यहूदियों के विस्थापन के दर्द को समेटे वहाँ वो उस जमीन पे आना चाहती है जिस जमीन पे उनका विस्थापन हुआ था और जिस दुख दर्द को, तकलीफ को उन्होंने झेला था। उस विस्थापन की बात करते हुए उनको वो आती है, उस बहुत सारे उन्होंने उन जगहों को देखा, और नायिका जो है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एन फ्रैंक की डायरी
जो कि एक 13 वर्षीय लड़की है, जो कि उसकी डायरी जो अधूरी छूट गई है, उस विषय में बात करती हैं। तो इस विषय में बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो एक छोटी सी शुरुआत है, क्योंकि इन्होंने कई तरह के विस्थापन की बात करी है। तो जब एन फ्रैंक की डायरी की बात आती है, तो एन फ्रैंक डायरी जो है, वो एन फ्रैंक एक लड़की है जिसको कि जो एक मकान में कैद है, और उस मकान में जिस तरीके से वो कैद होने की वजह से वो जिस तरह से रहती है, प्रताड़ित रहती है, उसको धीरे से चलना है। रात में ही ये लोग टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, क्योंकि नीचे ऑफिस चल रहा है। ऊपर छुपे छुपे अपने जीवन के लिए, जिंदा रहने के, अपने वजूद को बचाने के लिए जिस तरह का उनका संघर्ष है, वो होता है। लेकिन उसकी डायरी आधी छूट जाती, क्योंकि 2 साल बाद वो लोग पकड़ लिए जाते हैं, और जो 2 लोग उनको खाना पीना दे रहे होते हैं, वो भी बाद में उनको सजा मिलती है, और एक की कैंसर से डेथ होती है और एक की 11 साल बाद डेथ होती है। इस जो बच्ची है, ये बाद में जब कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाती है और गैस चैम्बर का खाना है, तो वो डायरी में नहीं दर्ज है। लेकिन यहाँ पर नायिका सुजाना के अंदर वो आत्मा उस बच्ची की जैसे प्रवेश कर जाती है, और वो उस पीड़ा को महसूस करती है, और उसके साथ उंगली पकड़ करके उन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में और गैस चैम्बर की उस अथाह पीड़ा को दिखाती चलती है। लेकिन कहानी इसके आगे भी विस्थापन करती है, जहाँ पर मिडिल ईस्ट में विस्थापित हुआ नायक जो है वो यहाँ पर आता है, कलाकार के रूप में आता है, उसकी बात करती है। इसके अलावा ये सूक्ष्म से सूक्ष्म होता चलता है विस्थापन, क्योंकि इसके अलावा जब वो बात करते हैं, कोलंबिया में रंग भेद के हिसाब से विस्थापन हो रहा है, और जब रंग भेद के आधार पर विस्थापन हो रहा है, तो वहाँ 10 साल की लड़की जो वेश्या बनने की उम्र से बूढ़ी मानी जाती है, उसकी बात करती है। मिडिल ईस्ट से आया नायक जब वहाँ के विस्थापन की बात करता है, तो वो फोटोग्राफर है, लेकिन वो चित्र नहीं खींच पाता जहाँ पर एक 8 साल की बच्ची की 40 साल के बुजुर्ग से शादी कर दी जाती है, और वो अगली दिन मर जाती है। ये सारा विस्थापन की पीड़ा लेते हुए वो आती है वृंदावन में, जहाँ वो विस्थापित औरतें हैं जो जिनके पति नहीं रहे, और उनको विस्थापित करके मथुरा वृंदावन में छोड़ दिया गया। इसके बाद वो यहीं पर नहीं ठहरती है, उनका विस्थापन एक स्त्री के रूप में घर के अंदर होता है, प्रवेश होता है विस्थापन का इसमें, जहाँ एक लड़की एक मायके से ससुराल में आती है, लेकिन ससुराल में वो विस्थापित मानी जाती है, उसको हाँ या ना कहने का हक नहीं है। ये जो विस्थापन है, इसके बाद वो ढूंढती है कि विस्थापन कहाँ से हो रहा है, तो उस विस्थापन की जड़ों को वो प्रकृति में ढूंढती हैं। प्रकृति में ढूंढते हुए वो एक चिड़िया की बात करती हैं, चिकाडिस नाम की चिड़िया की बात करती हैं। चिकाडिस एक ऐसी चिड़िया है जो चमगादड़ों को शीत ऋतु में उनके कोटरों से निकाल करके खाती है। इसके अलावा सी गाल्स की बात करती हैं, जो कि वेल को खाती है। इसके अलावा हॉर्नबिल की बात करती हैं, जो अपनी मादा को बंद कर देता है, विस्थापित कर देता है, समाज से काट देता है, क्योंकि उसके ताकि उसका बच्चे आराम से वहां से पल के बड़े हो जाएं। तो जो विस्थापन की पीड़ा है, वो हमेशा से एक शोषक और शोषित के बीच की पीड़ा की बात करी जाती है पूरी कहानी में। और कहीं ना कहीं हम लोग बहुत दर्द से गुजरते हैं, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं विस्थापित हैं, कहीं ना कहीं कोई किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई शोषण किसी का कर रहा है। तो इस जब शोषण की दास्तान को पढ़ते हुए जब मैं इस कहानी की उंगली पकड़ करके आगे बढ़ती हूँ, तो मुझे लेमार्क और डार्विन में डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत याद आता है, जिसमें डार्विन कहते हैं कि जो फिटेस्ट है वही सरवाइव करेगा। तो क्या वो इवोल्यूशन की थ्योरी जो उस जमाने में चली थी, वो थ्योरी हम आज भी मान रहे हैं? क्या हम इतना सभ्यता के विकास के बाद भी क्या हम उतने ही खूंखार जानवर हमारे अंदर भरा हुआ है, जो थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करता है? इसी के साथ फिर मुझे याद आता है, क्योंकि इन्होंने कई जगह किताब में डीएनए का वर्णन किया है, तो मुझे जीन्स की याद आती है। जीन्स जिसको कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस पे बहुत सारे प्रयोग करे थे, और देखा था एक डोमिनेंट जीन होती है, एक रेसेसिव जीन होती है, यानी माता पिता से मिली हुई 2 जीन्स में भी एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है, और डोमिनेंट जीन्स रेसेसिव जीन को खसका देती है, उसको शो नहीं होने देती, और 3 पीढ़ियों बाद वो जीन्स शो होती है, यानी 3 पीढ़ियों तक वो जीन्स हमारे शरीर में विस्थापित रहती है। विस्थापन एक बहुत बड़ा और बहुत क्रूर तरीका है एक इंसान के शोषण का। अब अगर मैं जब सर ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करती हूँ, तो मुझे याद आता है कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने जिन्होंने ये जीन थ्योरी दी थी, वो विज्ञान समाज द्वारा विस्थापित रहे, और उनके रिसर्च करने के 100 उनकी रिसर्च करने के नहीं, उनकी मृत्यु के 100 साल बाद
उनकी रिसर्च को विज्ञान समाज ने स्वीकारा और वो अपने विस्थापन की पीड़ा से मुक्त हो पाए। यानी जो विस्थापित है उसके अंदर पीड़ा है और वो मुक्त होगा। इसी तरह से हम साहित्य में देखते हैं कि कहीं किसी को विस्थापित कर दिया जाता है। ये खेल बहुत कठिन है, बहुत खराब है। शोषक और शोषित का ये रिश्ता बहुत दर्दनाक है और इस दर्दनाक रिश्ते को उभारा है उन्होंने। और इसी पर आगे बात करने के लिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ साहित्यकार, कवि और अपनी समीक्षा, काव्यात्मक समीक्षा से एक नई विधा ला करके साहित्य जगत में एक नई पहचान बनाने वाले यतीश कुमार जी का स्वागत है आपका। माइक म्यूट है। वंदना जी बहुत बहुत धन्यवाद, और अटूट बंधन पुस्तक चर्चा पे आपने बुलाया, इस बात के लिए विशेष धन्यवाद। अग्रज कथाकार आलोचक रोहिणी अग्रवाल जी के सामने और अग्रज कथाकार चंद्रकला जी के सामने कुछ भी बोलना और लेखिका के सामने ही उसकी किताब पे चर्चा करना मेरे बस का नहीं है, लेकिन मैं बस एक विशुद्ध पाठक हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा पाठकीय टिप्पणी देने की। और बहुत कम किताबें होती हैं जो आपसे कविताई करा ले जाए। तो जब लगभग मान लीजिए अगर 200-300 किताबें पढ़ी मैंने, तो उसमें से 40-50 किताबें हैं जिस पर कविताई हो पाई। तो संयोग बस ये किताब जो है वो 50वीं किताब है जिस पर कविताई हुई। तो जयश्री जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद बोलूँगा। बहुत बड़ा कैनवस बहुत कम पन्नों में समेटने की कोशिश लिखी है इसमें, और मैं इसको एक अलग रूप से पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि अगर सिर्फ 11 शीर्षक इनके उठाएं हम अगर, तो वो शीर्षक सारे धागों की तरह हैं जो इस पुस्तक को पूरा बांध के जिल्द में रखे हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको अगर पढ़ूंगा कि बेवतन लोगों की दुनिया, दुख से दुख की यात्रा, एक जंगल और 2 खोए लोग, एक अजनबी दुनिया, मृत्यु के कारखाने में जीवन, ना लिखी गई डायरी के पन्नों से सफर में जुड़ते हुए, नदी है कि पिघला हुआ इंद्रधनुष, एक नई पगडंडी, एक अलग सी सुबह और एक यात्रा अपनी ओर। तो इस क्रम को अगर हम 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि पूरा उपन्यास और उसकी पृष्ठभूमि आपके सामने दिख जाएगी। और मुझे लगता है कि इसमें प्लॉट जो है, बहुत सारे लेयर्स पैरेलली चलते हैं, और किरदार आपको हर बार लगेगा कि ये किरदार प्रमुख है, लेकिन अगले ही पल दूसरा किरदार अपनी प्रमुखता के साथ खड़ा होगा। ये इसकी विशेषता है। इसके साथ साथ मुझे जो दिख रहा है कि शक्ल और नाम बदलते रहे इस उपन्यास में, कि 4 या 5 मुख्य किरदार हैं। शक्ल और नाम बदलेंगे, लेकिन जो दर्द का चेहरा है वो कहीं नहीं बदलेगा। तो प्रमुखता से ये बोलिए कि बेवतन लोगों की दुनिया की आवाज है ये किताब, यातना उत्पीड़न के लंबे इतिहास का दस्तावेज है किताब, और हर जगह हमें यही अंततः महसूस होता है कि आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, दर्द की परिभाषा वही है, दर्द का चेहरा ही वही है, तलखी वही है, यातना वही है। तो आखिर सच क्या? ये पूरी किताब 350 डिग्री की यात्रा करती है दर्द की, और 10 डिग्री छोड़ देती है पाठकों के लिए कि अब आप टहलिए और गंतव्य पे पहुंचिए। ऐसा मुझे लगता है। किताब को जब पढ़ रहा था मैं, तो किरदारों पे थोड़ी देर बाद आता हूँ। सीक्रेट एनेक्स, जिसकी बात आप वंदना जी कह रही थी कि एनी इसकी एक साइलेंट किरदार है इस किताब की। तो सीक्रेट एनेक्स ले लीजिए, या ऑस्विट्स या कंसेशन कैंप है हॉलैंड का, वो ले लीजिए, या हॉलोकॉस्ट है मेमोरियल बर्लिन का, वो ले लीजिए, या कश्मीर ले लीजिए, या मतलब कोलंबिया ले लीजिए जिसका जिक्र आपने किया, जगह बदलता राजस्थान ले लीजिए जहाँ से दुर्वा निकलती है, तो कुछ भी ले लीजिए। स्त्री की जो स्थिति है और उसकी जो बंदिशें हैं, जो यातनाएं हैं, उसमें बहुत बदलाव नहीं आया है अंत तक पहुंचने तक। अंत तो मैं भी जब अंत तक पहुंचूंगा तो अंत की बात करूंगा। मुझे लगता है कि मैं आगे कुछ भी बोलूं उससे पहले मैं जो 14 कविताएं हैं उसकी पहली कविता और अंत वाली कविता, छोटी छोटी कविता मैं सुनाना चाहूंगा, ताकि इसका तारतम्य
दर्शकों पाठकों तक पहुंच पाए। पहली कविता, चूंकि मैं आलोचक नहीं हूँ, कवि हूँ, तो कवि के तौर पे ही इसको समेटने की कोशिश करूंगा कि किताब कैसी है। पहली कविता कुछ इस तरह से है कि सांस की हाफ में गलफड़ों का भी अपना रिदम है। सांस की हाफ में गलफड़ों का भी अपना रिदम है। डर अगर मिजराब है तो सिगरेट की चिंगारी एक उम्मीद। हालात ऐसे हैं कि निर्वासन और निषेध आसेब बन कई चेहरे लिए घूम रहे हैं। आजकल मानचित्र भी सिगरेट की बट से बन रहे हैं। अनजाने बने सब जानते हैं कि निश्चित है इसका जलना। बादशाह क्षण में बिजली की तरह गिरता है और तीसता है ताउम्र, जो पूरे उपन्यास में आपको मिलेगा। इन सब के बीच सामान्य रहने की कोशिश में असामान्य होता जाता है प्रेम। ये पहली कविता है। और जो अंतिम कविता है जो इस उपन्यास में मैंने देखा, शून्य के ऊपर बहुत अच्छा प्रयोग है जयश्री जी का। शून्य शून्य को ढक लेता है, शून्य शून्य से मिलकर के पूर्ण होता है। मतलब ये बहुत, मतलब 10 जगह कम से कम शून्य का प्रयोग मैंने अलग अलग तरीके से देखा, जो मुझे अचंभा करता है। तो मैं इस किताब की जो 14 कविताओं में अंतिम कविता तक पहुंचता हूं, तो मैं शून्य को लेके आता हूं कि भीतर एक शून्य है जहां संगीत के संग सांस लेता है इंतजार का एक पौधा। वो आशा का पौधा है जो सबके बीच है। सूरज का उगना इंतजार का खत्म होना है। इंतजार का फूल बादल की शक्ल लिए फिरता है, मरुस्थल में घूमते हुए सोचता है कि इसे स्नेह की बारिश से तर करना है। फिर एक टुकड़ा पूरा आसमान दे जाता है, माथे पर एक चांद दे जाता है, सांस में एक आस दे जाता है और गुनगुना उठता है कि थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, तिनकों का बस यही आस है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि ये 2 कविताएं पूरी उपन्यास को समेटने की कोशिश, बाद बीच में 12 कविताएं भी लिखी है मैंने, जो हौले हौले किताब के लौग और किताब के ताप के अनुसार लिखी गई है, लेकिन ये स्वभावतः लिखी गई है। इससे आगे चलता हूं कि मैंने देखा इसमें एक बहुत ही मार्मिक चित्रण है मजाज का, जब वो कहता है कि वो गिद्ध वाला चित्र है कि वो बच्चे को मरने से पहले गिद्ध जो देख रहा है और वो फोटोग्राफर सुसाइड क्यों नहीं कर लेता है। ऐसे बहुत सारे तलखियां हैं जिसको देख करके कोई भी, हिमालय जो है वो 92 के बाद के कश्मीर की बात करता है, जब मिजाज से बात करता है कि तुम वहां फिल्म बनाने गए थे, तुम्हें कैसा लगा था। वो बोला बहुत अच्छा लगा था, कश्मीरियत बहुत अच्छी है। तो उसने उससे पूछा, टोका कि आप 92 के बाद गए थे क्या। तो मैं कह रहा हूं कि इस उपन्यास ने हल्का हल्का विषय को टच किया है, लेकिन वो एक कील, एक कांटे की तरह छोड़ दिया गया है कि विषय आपको चुभता रहे। वो सब्जेक्ट आपको, आपके अंदर कीलित रहे कि ये विषय है और इस विषय का जिंदा रहना जरूरी है। विस्थापन एक बहुत बड़ा समय है इस समय, जो रसिया में हो रहा है, इस समय जो यूक्रेन में हो रहा है, इस समय जो चाइना के चारों तरफ हो रहा है और भारत के नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो रहा है। तो ये विषय ही इतना गूढ़ है और इस पर जो कोशिश, सफल कोशिश की है जयश्री जी ने, मैं उनको बधाई दूंगा। सुजान और हिमालय का प्रेम है, और प्रेम के दृश्यों को 4 बार इसको अलग तरीके से बहुत ट्रांस में ले आकर के जयश्री जी ने उसको लिखने की कोशिश की है। लेकिन हर बार हिमालय का एक अतीत है, उसकी बहन है, मोगाट है, जानवी है, शत्रुपा है। ऐसे ऐसे करेक्टर्स, बहुत छोटे छोटे करेक्टर्स हैं जो खट से खड़े हो आते हैं कि नहीं मैं हूं और आप मुझे नहीं भूल सकते। ये जो चीज गढ़ी गई है बहुत स्मार्टली, जयश्री ने इसको बहुत स्मार्टली जगह पे रखा है। और सुजान जो है बार बार जो एना के पास चली जाती है, जो एक अजनबी दुनिया चैप्टर है, वहां पे वो पीटर और एनी में बदल जाती है, हिमालय पीटर में बदल जाता है। ये जो ट्रांस है, और या कबीर है दुर्वा का पति, वो एजाज की शक्ल में थोड़ा देर के लिए बदलता है अंतिम चैप्टर पे। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें फ्लिप साइड इतना सुंदर है जयश्री जी का, जो मुझे अचंभित करता है। दुर्वा दुर्वा का कैरेक्टर कितना व्यापक है। एक बहुत, मतलब संकीर्ण मानसिकता वाले घर में कबीर, उसकी माँ, और उस घर से निकल के आजाद होने की चाह, फिर वापस आना, अपनी लाइफ को एक बार चांस देने की कोशिश करना, और फिर वो देखना वो जो नई बहू है उसके आंख में देखने का, अच्छा वो पिंजड़े में बंद है, फिर वहां से निकलना, फिर मतलब बहुत अजीब, बहुत सुंदर गढ़ा है।
और 40 साल की का कैरेक्टर है दुर्वा का, और एजाज के साथ वो सिर्फ एक मेल के कारण वापस आती है। कितना बड़ा विश्वास है, इसकी प्रमुखता है यहाँ पे। सिर्फ वो नहीं दिखाया गया हर जगह आपको रिश्ते में तोड़ दिया गया, हर जगह मार दिया गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक अटूट रिश्ता, बोला रिश्ता है जो मेल पे चला आता है। एक आंख से आंख एयरपोर्ट पे दिखता है, विश्वास उसको मिल जाता है मैं सही जगह पे हूँ। और इन सबों के बीच एक कैरेक्टर है जो बहुत बहुत अचंभित है, वो डोना है। डोना का कैरेक्टर और उसके पिता का कैरेक्टर आपको जंगलों के अंदर मिल जाएगा शहरी राजनीति करते हुए। वो कहेगा मैं गुरिल्ला दल का हूँ, मैं ये करता हूँ। वो सौतेला भाई के रूप में आ जाएगा डोना के। वो जो एक लोग पितृत्व की बात करते रहे हैं, वो उस पक्ष को डोना के इर्द गिर्द बहुत शानदार तरीके से बना गया है। और मैं अचंभित था जब वो कहता है सौतेला भाई उसको मंडी में बेच आता है, फिर वो हारती नहीं है। जो मैं 350 डिग्री की बात करता हूँ, जहां पे आशा 10 डिग्री के कोण में छोड़ दी गई है, कि वो आकर अनाथ आश्रम चला रही है पूरी दृढ़ता के साथ, और बाद में उसे कत्ल भी हो जाता है। वो एक अलग पक्ष है कि यातना की कितनी प्रकाष्ठा हो सकती है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बहुत व्यापकता है जयश्री जी, और इस व्यापकता को इतने कम पन्नों में आपने कैसे समेटा, सैल्यूट है आपको। और 2 महारथी हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आप सभी का मुझसे सुनने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। आपने बहुत सुंदर चर्चा की, और आपने जो कविताएं लिखी हैं जो कि जानकी पुल में प्रकाशित है, मैंने पढ़ी हैं सारी, और बहुत सुंदर आप समीक्षा करी और सारे भावों को आपने उनमें समेटा है। यहाँ भी आपने बहुत खूबसूरती से उपन्यास को खोला। और जैसा कि उपन्यास में एक बात जगह जिक्र है कि द्रौपदी की हंसी महाभारत का कारण है, तो क्या जो हिटलर के बनने का कारण प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का अपमान था, या अहंकार है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, या द्रौपदी के खुले केशों से डरना चाहिए समाज को? क्योंकि जब हम किसी का शोषण करते हैं तो उसको उस शोषण का बदले लेने के लिए भी समाज को डरना चाहिए। ऐसे कई बिंदु लेखिका ने उठाए हैं। तो इन तमाम बिंदुओं से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आते हैं वरिष्ठ लेखिका, समीक्षक, आलोचक और हम सबकी प्रिय डॉक्टर चंद्रकला त्रिपाठी जी। सादर आमंत्रित हैं आप, आइए। दीदी म्यूट है माइक। माइक म्यूट है दी। अब आवाज आ रही है? अब आ रही है। तो बहुत ही अच्छा मंच है ये, और सभी मित्र साथी हैं, और मैं देख रही हूँ कि लगातार बहुत सारे साथी जुड़कर इसको देख रहे हैं। वन्ना जी ने बहुत सुंदर ढंग से आज की बातचीत को एक प्रस्थान दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण और नए आयामों की ओर इशारा किया, और जयश्री राय के लेखन की जो विशिष्टता है उसकी ओर भी इशारा किया। और यतीन्द्र जी, यतीश कुमार जी की कविताएं मैंने भी पढ़ी हैं, और ये बहुत ही संवेदनशीलता से जुड़कर लिखी हुई कविताएं हैं इनकी। और जिस तरीके से उपन्यास से, कथा साहित्य से या साहित्य की विधाओं से जुड़ना चाहिए लेखक को, रचनाकार को और पढ़ने वाले को भी, वो जुड़ाव बहुत खूबसूरती से दिखा। आज की बातचीत में मुझे कई चीजें इनकी बड़ी अच्छी लगी और मैंने उन्हें अपने मन में बसा लिया। और क्योंकि वो बड़ी अच्छी पंक्तियां थी, और ऐसा लग रहा था कि वो मेरी ही पंक्तियां कुछ अलग से रूप बदल के उनके द्वारा कही जा रही हैं। तो मैंने इस पर एक शुरुआती बातचीत की थी। वाणी प्रकाशन का एक मंच था, उस पर बातचीत की। और जयश्री मेरी बहुत प्रिय लेखिका है कई कारणों से, लेकिन प्रिय होने के कारण कोई पक्षपात मुझसे होगा ऐसा तो होगा नहीं। और मुझे डर लगता है रोहिणी से, क्योंकि वो बैठी हुई है और वो मेरे पक्षपात अच्छी तरह से देख लेंगी और समझ लेंगी। तो बिना पक्षपात के मैं बात करूंगी। और लेकिन
इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी रचनाकार की शक्ति को कहीं से घटाया जाए, कम करके देखा जाए। मैंने बराबर जितना पढ़ा इनको, मैंने काफी कुछ लिखा भी है इनके लिखे हुए पर कई बार, तो मैंने ये देखा कि एक ऐसी लेखिका है जो अपने जो विस्तृत जीवनानुभवों को लेकर चलती, और अब आप इस किताब में देख रहे हैं कि वो वैश्विक है, उसका एक बृहत्तर संदर्भ है, और वो पूरी दुनिया में युद्ध की भीतरी तफसीलों तक जा रहा है। ये युद्धों के, महायुद्धों के, और ये जो छोटी छोटी लड़ाइयां हैं, इनका जो मनोविज्ञान है, ये जो बंटवारे हैं दुनिया भर के, ये बंटवारे किन के द्वारा किए जाते हैं और किस तरह से इन बंटवारों को किसी सबसे बड़े धर्म की तरह सत्ताएं निभाया करती हैं, तो इन तफसीलों में जाती हैं ये बराबर। और पिछली किताबों में मैंने इनको पितृसत्तात्मकता के सूक्ष्मतम रूपों की आलोचना में देखा है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि कहानी हो, उपन्यास हो, कविता हो, ये तो मसौदा नहीं है, ये जीवन में प्रवेश करना होता है, एक ऐसा स्पंदित जीवन जिसके भीतर प्रवेश करके बहुत सी बातों को ऐसे रचना होता है कि उनका अपना एक पक्ष बन सके। तो इस किताब में मैंने ये देखा कि इतनी खूबसूरती के साथ, और मुझे बार बार इसको पढ़ते हुए दो बातें खास तौर से मुझे लगती रही कि मैं जयश्री को बहुत व्यक्तिगत रूप से भी जानती हूँ, और मैं इनकी बहुत सारी उन तकलीफों को जानती हूँ जो इतना अकेला करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि और वो अकेलेपन में इतनी रचनात्मक ऊष्मा, इंटेंसिटी, रच लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसी दौर में जब इनकी कीमोथेरेपी चल रही थी और ये बार बार जो है कुछ बहुत अच्छा पढ़ रही थी और अच्छा पढ़कर उस पर कमेंट भी कर रही थी। मुझे पता है कि जिस बीमारी का सामना कर रही थी जयश्री राय, अभी एक किताब आई है गीता गरोलिया की, वो भी बहुत इसी तरह सामना करके लिखी गई किताब है। तो उसका सामना कैसे किया जा सकता है, मृत्यु का सामना कैसे किया जा सकता है, क्योंकि बीमारियां जो हैं ये मृत्यु की आहट हुआ करती हैं, भीतरी आहट, वो आदमी के जीने की मियाद को धीरे धीरे छींचती है, छिजाती जाती है, खत्म करती जाती है। तो कैसे सामना किया जाता है? तो जयश्री को पढ़ते हुए मुझे लगा कि अमरता लिखते हुए सामना किया जाता है। ये जयश्री अपने ढंग से बहुत खूबसूरत जगह से अपने आलोचनात्मक नैतिक विवेक को जगाते हुए ये काम कर रही थी, वो अमरता लिख रही थी। और उस अमरता के हिस्से में जाकर मुझे दो लेखक याद आए। एक तो मुझे चेखव याद आए बहुत ज्यादा। आपको याद होगा कि चेखव खुद डॉक्टर थे, लेकिन उसके बाद भी वो एक लंबी बीमारी की चपेट में आए। और चेखव जैसे लेखक ने शुरू में क्या लिखा, उन्होंने बहुत प्रसन्न गद्य लिखा, हंसमुख तरीके का, और उसके बाद उन्होंने बहुत गंभीर किताबें लिखी, अपनी दुनिया को समझते हुए भीतर से बहुत अच्छी किताबें लिखी। और कामू याद आए। तो ये वो लेखक हैं जो मनुष्यता के नब्ज पर उंगली रखकर लिखा करते। जयश्री को वो खजाना मिला, और सचमुच आश्चर्य की बात है, यतीश जी ने भी कहा और रोहिणी जी भी सहमत होंगी इस बात से, कि इस तरह का कथा लोक निर्मित करना, इतना विस्तृत कथा लोक निर्मित करना और उसकी इतनी सशक्त धुरी लेकर चलना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप देखिएगा कि एक धुरी है और वो धुरी चारों तरफ सब कुछ बड़ा कांपता हुआ सा है, क्योंकि वंदना ने कहानी पर खूब अच्छे से बात की है और अच्छा प्रकाश डाला है, और यतीश जी ने भी काफी कुछ कहा है किरदारों के बारे में भी। तो मैं उस असर के बारे में बात करती हूँ जो इस उपन्यास से निकलता है।
तो सब कुछ बड़ा कांपता हुआ सा है। ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा संगीत बजाया जा रहा है जिसका जो जादू है वो कंपन है। वो कंपन के जादू में उसको सब कुछ उस अंधेरे से, उस अवसाद से और उस हिम से, क्योंकि आप ये देखेंगे कि क्रिसमस का समय चल रहा है और मुझे अक्सर लगता है कि हम लोग जो पढ़ते हैं किताबों को, तो किताबों में आयरनी को कहने के बहुत सारे रूपों की जांच करते चलते कि आयरनी को कैसे कैसे कहा गया है, या कैसे कैसे जो इमेजेस आ रही हैं, जो घटनाएं आ रही हैं, जो किरदार आ रहे हैं, संवाद आ रहे हैं, उनकी थाह लेते हुए एक बड़े व्यंग को हम कहाँ से देख सकते हैं। एक जो बहुत बड़ा व्यंग है वो क्रिसमस है। यूरोप में ये क्रिसमस का समय है और क्रिसमस एक ऐसा पर्व है, एक ऐसी चीज है जो मनुष्यता के बोध से भरपूर है और जिसके भीतर उत्सर्ग और त्याग और भाईचारा, ये सारी चीजें उसकी जरूरी चीजें हैं। ऐसा क्रिसमस है ना, जिसमें कि आत्म बलिदान तक की बात को सबसे सुंदर और मूल्यवान बात कहा गया है, और जो सजता है, जो एक ऐसी आपसदारी से, ऐसी रहस्यमयता से, ऐसी मनुष्यता से सजाया जाता है क्रिसमस अब पूरी दुनिया में। तो वो समय चल रहा है और वो ठंड है और उस ठंड से शुरू होता है ये उपन्यास। फिर ये अपना वृत्तांत बड़ा करता है और उस वृत्तांत के घेरे में वो सब लोग आते हैं जो बेवतन लोग हैं और उनकी बेवतनी के अलग अलग रूप हैं। लेकिन एक बात सब जगह है, वो है उनकी बेवतनी। उस बेवतनी ने उनको अकेला किया है, लेकिन वो ऐसा स्पंदित अकेलापन है जो दूसरे के अकेलेपन के भीतर उतर रहा है। हिमालय का अकेलापन सुजाना के भीतर उतर रहा है। सुजाना को लगने लगता है कि ये एक कंधा मिला है उसको, और वो ऐसा कंधा है जो ये कह नहीं पाता है उसकी नानी के मरने के बाद कि मैं तो हूं, ये वो नहीं कह पाता है। वो ऐसा कंधा, क्योंकि दुख के जो घेरे हैं वो बहुत बड़े हैं, और वो हिमालय वो पुरुष है जिसके पैर के नीचे से जमीन खिसकी हुई है ही नहीं, एक निराधारता ही नहीं है, एक संत्रास है। और कई जगहें हैं जहां उसकी बहन जाह्नवी और सुजाना, ये सब, और अने फ्रैंक, ये सब मिल जाती हैं, ये सब मिलकर उसके भीतर जैसे जिंदा हो जाती हैं। तो इस तरह से ये उपन्यास इन दुखों की बड़ी गहरी टोह लेता है और दुनिया का जो एक अन्याय वाला चेहरा है जो रिफ्लेक्ट होता है तमाम लोगों में, उस मकान मालिक में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। वो हिटलर नहीं है, लेकिन वो सत्ता है ना। तो ये उपन्यास बड़ी, जैसा वंदना ने कहा, कि बड़ी सूक्ष्मता से इन ठिकानों को ढूंढता है जहां सत्ताएं निरंकुश होती हैं, वो चाहे मकान मालिक हो या हिटलर हो। और ये इतिहास से भी बड़ा संवेदनशील रिश्ता है इस उपन्यास का। मुझे याद आया, मुझे ये पढ़ते हुए बहुत सारी चीजें याद आती हैं, तो एक चीज याद आई कि आपको भी याद आएगा कि शेक्सपियर के नाटकों में जो यहूदी आते हैं उनकी याद कीजिए। उनको भी मतलब घृणा का जो रंग है वो बहुत पुराना है। यहूदियों से घृणा का रंग बहुत पुराना है और बहुत सी किताबें, क्योंकि किताबें ही उन चीजों को बचा के रखती हैं, तो हमने देखा कि शेक्सपियर ने किस तरह से, जैसे हमारे यहाँ भी आप देखिएगा कि जो अंतरों की दुनिया है, भेद की दुनिया है, छोटे और बड़े भेद की दुनिया है, वो बड़े शातिर तरीके से काम करती है। मैं आपको बताऊं, एक महिला ने एक बच्ची को गोद लिया है, जन्म से ही गोद लिया है ना, और अनाथालय से लिया है,
और वो बड़े ऊंचे स्तर पर उनका जीवन है और बच्ची को अच्छे से वो पाल रही, अपनी बिटिया ही है उनकी, दोनों माँ बेटी जैसी। वो चाहती थी उसका जन्मदिन मनाना। उनके पड़ोसी ने घृणा से कहा, ऐसे बच्चों का कब जन्म हुआ कौन जानता है। तो अब आप देखिए कि घृणाओं को कैसे पाला पोसा जाता है, कैसे अंतरों को पाला पोसा जाता है। तो ये जो सारे अंतर हैं ये बड़े पुराने हैं। हमारे देश में ही कितने सारे अंतर, दूरबा का जीवन उन सारे अंतरों की जो घर में है, तो एक बड़ी जगह से महायुद्धों की गहरी घायल स्मृति से चलकर दूरबा के युद्ध तक पहुंचता है ये उपन्यास, और ऐसे बहुत सारे युद्धों तक पहुंचता है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है, क्योंकि आप देखिए जैसे यतीश को बहुत सारी कविताएं मिली इस उपन्यास से, और वंदना को लगा कि मुझे और पढ़ना है, कि ये जो संदर्भता है, एक वैश्विक संदर्भता है उपन्यास में, तो वो कितनी मूल्यवान है और इसको और पढ़ा जाए और जाना जाए। तो ऐसी किताबें हमेशा एक चुनौती हुआ करती, क्योंकि आप उनको बहुत कम जानकर नहीं था ले सकते। अन्ने फ्रैंक से जब मुठभेड़ चल रही है इस उपन्यास में ना, बहुत गहरी मुठभेड़ चल रही है, और आधी छूटी हुई उसकी डायरी पूरी होती है, किस तरीके से, कैसे वो बातचीत, और कैसे यहूदियों का पूरा दुख सुजान की आत्मा में घुल जाता है ना। तो ये वो हिस्से हैं, और मैंने भी पढ़ा है अन्ने फ्रैंक की डायरी, और अब जिसने भी पढ़ा होगा वो कितना स्तब्ध रहा है, मतलब सोचा नहीं जा सकता। वहां पे ये भी है कि एक दहकते हुए आती हुई युवावस्था की बात भी है, बड़ी कोमल सी बात है, पहले चुंबन की बात है वहां ना? और ये सब कुछ कहाँ गया होगा, कैसे उड़ा दिया गया होगा गैस चैम्बर में, किस तरह से। अन्ने फ्रैंक जैसी कितनों को तो हम नहीं जानते, बर्लिन में वो जो पथराए हुए हैं अपनी अपनी यातनाओं को, उनको हम सबको कहाँ जानते हैं। लेकिन एक अन्ने फ्रैंक ने छिटपुट डायरी लिखकर, कहीं से मिले हुए कागज पर लिखकर अपना रोजनामचा हमारे पास क्या कुछ छोड़ा है। हिटलर का जो वो यातना शिविर है, उसकी यातना और बड़ी होकर हमें जो मिली है वो अन्ने फ्रैंक के जरिए मिली है, क्योंकि आप उसको नहीं पढ़ेंगे या उस तरह की किताब, कितनी सारी फिल्में देखा नहीं जा सकता। अभी किसी की बड़ी सुंदर सी पोस्ट थी, फेसबुक से बहुत झल्लाते हैं लोग, ये माना जाता है कि फेसबुक जो है एक बड़ा हल्का फुल्का माध्यम है, लेकिन मेरे लिए तो बड़ा गहरा माध्यम है। मैंने एक टिप्पणी पढ़ी थी, वो ये थी कि हिटलर ने जिनके द्वारा अपना राजकाज चलाया, या वो सब कौन थे जिनके द्वारा वो राजकाज चला है। और उसके बाद एक किताब है, मैं उसका नाम भूलती हूँ हमेशा, कि उस किताब में मुकदमा चलता, किताब फिल्म है, मुकदमा चल रहा है, और उस स्त्री को हाजिर किया जाता है जिसने कि जलते हुए घर को बाहर से बंद कर दिया है, और उसका अपराध तय किया जाता है, और वो अपराध तय करते हुए जज रो देता है, वो रोया है। तो इतनी सारी करुणा के रहने के बावजूद दुनिया में हिटलर और हिटलर की मदद करने वाले कहां से आते हैं, ये कौन बताएगा। तो इस तरह से बहुत सारे लोग साहित्य को बड़े हल्केपन से लिया करते हैं, कि बस बैठे ठाले की बात है, लेखक को क्या करना है। लेखक को मैं समझ सकती हूँ, दुखों को इस तरह से लिखने में जयश्री का जवाब नहीं है, बिल्कुल जवाब नहीं है, और कोई मोनोटोनी रहने नहीं देती। वो बहुत से झरोखे खोलती हैं, वो बहुत सी राहतें रखती हैं किताब के भीतर, इस किताब के भीतर भी और भी अपनी किताबों के भीतर। तो मैं तो बहुत इस उपन्यास को पढ़कर, क्योंकि बहुत जल्दी में पढ़ा नहीं जा सकता ये उपन्यास, और ये सच में ऐसा ही असर करता है। यतीश ने जैसा कहा कि बहुत बहुत सुंदर कविताएं हैं यतीश जी आपकी, और बड़ी कंडेंस्ड होकर बातें और इमेजेस और
सारी चीज़ें आई हैं, बहुत तारीफ के लायक है। और अच्छा है ना, यतीश बचे रहें, वंदना बची रहें, रोहिणी और हम सब लोग जो सुन रहे हैं इन किताबों के बारे में, कि किताब आपको रात भर जगा भी सकती है सोने के बजाय। तो ऐसी ही एक किताब है ये जयश्री राय की। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि वो स्वस्थ रहें। बहुत ही खूबसूरत सी बात ये है कि उनके पास एक बड़ी सुंदर सी जगह है, परिवार है, बड़े प्यारे लोग हैं इनके आसपास, और उसके भीतर ये सामना करती हैं चीज़ों का, और एक बड़ी दुनिया निकालती हैं अपने उपन्यासों की और कहानियों की। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप लोगों को बहुत आभार कि आपने मुझे मौका दिया, बात करने दिया। नमस्कार। बहुत बहुत आभार दिया आपका, आपने इतना सुंदर वक्तव्य दिया और कथा को बहुत अच्छे से खोला। और ऐसे ही कहा आपने कि जयश्री जी इतनी अच्छे से उस दर्द के साथ जानकारियों को समेटती हैं, और इतनी बीमारी की अवस्था में उन्होंने लिखा है, ये जो हम लोग जानते हैं कि कितनी तकलीफ से उन्होंने उस दर्द को, जबकि झेलना, बीमारी को झेलना और बीमारी के साथ लेखन के इस दर्द को झेलना आसान नहीं है। और उन्होंने इस किताब के माध्यम से एक बार फिर से ये जो है शोषित और वंचित तबके के साथ खड़ी हुई हैं। वहीं पर वो एक गांधीवादी विचारधारा को भी लाती हैं कि केवल एक धर्म होना चाहिए, सत्य और अहिंसा का। इसी के साथ ही वो, मैंने देखा कि किताब में कई जगह जो है वो वीगन का भी प्रचार करती हैं कि कोई भी पशु को जब वध करते हैं तो उसकी जो आर्तनाद निकलती है उसके शोषण से भी हमें बचना चाहिए। कहीं ना कहीं वो एक नायिका के माध्यम से ये भी कहती है। और जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि जो द्रौपदी के खुले केशों की वो बात करती हैं, इससे भी पहले वो उन्होंने बात करी कि द्रौपदी की हंसी के लिए महाभारत हुई है, इसको जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि द्रौपदी की हंसी की वजह से। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक बच्चा था जो आर्ट स्कूल में एडमिशन लेना चाहता था, बहुत मासूम सा बच्चा, लेकिन उसको आर्ट स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, इसलिए वो हिटलर हो गया। तो क्या ऐसी संभावना है कि कोई इंसान जिसको आर्ट स्कूल में एडमिशन ना मिले वो हिटलर हो जाए, या कहीं ना कहीं एक हिटलर होता है जिसको केवल अनुकूल परिस्थितियों की जरूरत होती है और वो अपने अंदर के अहंकार को से बना हुआ होता है। इसके साथ ही जो इसका अंत है, एक पैगाम देता है विस्थापितों के लिए, चाहे आप घर के अंदर विस्थापित महसूस कर रहे हो, समाज के अंदर विस्थापित महसूस कर रहे हो, या कि देश के अंदर विस्थापित महसूस कर रहे हो, उनके लिए एक संदेश भी देती हैं। और इन सभी संदेशों के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के साथ हम आते हैं, जिनके आने से मंच भी सम्मानित होता है। हम सबकी बहुत प्रिय आलोचक, रचनाकार, कथाकार और बहुत प्यारी कवित्री, क्योंकि उनकी कविताएं आजकल बहुत कहर ढा रही हैं, रोहिणी अग्रवाल जी को स्वागत है। दी माइक म्यूट है। शुक्रिया वंदना जी, यतीश जी, चंद्रकला जी। मैं क्या कहूं, आपने मुझे रिक्त हस्ता कर दिया है। पहले वंदना जी ने, फिर मुझे लगा थोड़ा बहुत बचा है तो यतीश जी ने, और उसके बाद चंद्रकला जी ने तो आखिरी हिस्सा भी मुझसे छीन लिया है। और मैं सबसे ज्यादा खुश इस बात पर हूँ कि इतनी विचार गहन, संतुलित और रोचक परिचर्चा, विचार गहन होते हुए भी रोचक होना, इसके लिए निश्चित रूप से यतीश जी को ही श्रेय जाता है। और हम सबकी आत्मीय जयश्री, जिसने एक बड़े फलक के उपन्यास को हमारे सामने, दिल से मैं ये कभी सुनने को नहीं मिली। मैं अपने विषय पर अब फिलहाल एकदम तो नहीं आ सकती। मैं आपसे साझा करती हूँ अपनी मनोस्थिति की बात, पहले निजी बात से कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी अपना घट भरने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। मैं जब भी कोई अच्छी रचना पढ़ती हूँ, कोई अच्छी फिल्म देखती हूँ, मसलन खामोशी या आनंद या अमर प्रेम, या मैं कोई नाटक देखती हूँ जैसे विजय तेंदुलकर का खामोश अदालत जारी है, या वॉन गॉग की पेंटिंग देखती हूँ, या कोई शास्त्रीय संगीत सुनती हूँ, कोई शास्त्रीय नृत्य देखती हूँ, तो मैं निशब्द हो जाती हूँ।
सोचती हूँ कि यह बाद में सोचती हूँ कि यह निस्तब्धता, यह निशब्दता की स्थिति क्यों आई? क्या उस रचना की रूह मेरे भीतर पैबस्त हो गई? मैं अनिर्वचनीय आनंद से सराबोर हो गई, या परिवेश का प्रभाव ढेर से सवाल बनकर विचाराकुलता की थाती मुझे सौंप गया है, जिसे बैठकर अब मुझे सुलझाना है। सोचती हूँ कि जब जयश्री का यह उपन्यास पढ़ रही थी, तब मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ये क्या हुआ, खत्म हो गया उपन्यास। लेकिन मुझे लगा अभी तो कथा उत्कर्ष पर पहुंची है और मैं पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर रचनाकार के साथ हूँ, और अब रचनाकार गायब हो गई है। मुझे नीचे उतरने का सफर अब अकेले तय करना है, और मुझे अपने इस निशब्द होने के जवाब उसी तय किए जाने वाले सफर के दौरान मिले कि रचना पहले प्रभाव की तरह हमारे भीतर एक विस्फोट पैदा करती है। धीरे धीरे प्रभाव के साथ जब गुफ्तगू करते हैं, तो प्रभाव को बुनने वाले चरित्र हमारे सामने मूर्त रूप में आते हैं, और फिर उन चरित्रों को जीवंत बनाने के लिए उत्तरदायी घटनाएं हमारे सामने प्रत्यक्ष होती हैं। वे सब घटनाएं जो हमारा अपना समय है, हमारा परिवेश है, और हमारी जिंदगियों में कहीं विडंबना, कहीं विसंगतियां और विद्रूप और व्याकुलताएं भरने के लिए जिम्मेदार है। तो यह निशब्द हो जाने की स्थिति दरअसल सम्मोहन की जड़ अवस्था नहीं है, बल्कि वह विचारों को एकाग्र करने की एक बौद्धिक कवायद है। मैं इस उपन्यास की कथा कह ही नहीं सकती, क्योंकि वंदना जी ने इतनी बारीकी से इसके तमाम टर्निंग पॉइंट्स को बार बार अलग अलग कोणों से उद्घाटित किया है। सारी खूबसूरतियां, सारी नजाकतें और सारे महत्वपूर्ण बिंदु वंदना जी के उस वक्तव्य में मानो किताब की, उपन्यास की रूह को हमारे सामने परत दर परत खोल रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि हमारे समय का एक गहरा आख्यान जयश्री राय इस उपन्यास में रचती है। सिर्फ वह समय हमारा स्थानीय भारतीय समय नहीं है, वह एक ग्लोबल समय है, और इसके साथ वो सिर्फ समय को प्रतिबिंबित नहीं कर रही हैं, बल्कि उस समय के भीतर जो गहरे सवाल हैं, जो गहरी पुकारें हैं, विडंबनाएं हैं, हम अपनी जद्दोजहद में, आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी समय को बचाने की, भविष्य को गढ़ने की जद्दोजहद में कहां की भीतरी और बाहरी यात्राएं करें, वे सब सवाल इस उपन्यास में बहुत प्रमुख हो गए हैं। और मैं अपने आप से पूछती हूँ कि मुझे इस उपन्यास ने जकड़ा है तो उसकी किस चीज ने जकड़ा है? क्या उपन्यास के प्रभाव ने, या प्रभाव को बेहद कुशलता से शिल्प में पिरोने की उनकी कला ने? निश्चित रूप से जयश्री की एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वे शिल्प सजग कथाकार हैं, और शिल्प तभी अपनी उत्कृष्टता को पहुंचता है जब उसकी विषय वस्तु बहुत सघन हो, लेखक की दृष्टि और अंतर्दृष्टि बहुत तरल हो, और उसका कैनवस बहुत व्यापक हो। दरअसल शिल्प और कुछ भी नहीं है, वह विषय वस्तु कथानक के आधार पर अपनी रंगत, अपना व्यक्तित्व, अपना चरित्र को आकारित करने वाला रचना का सहयात्री भर है। और इस उपन्यास में जयश्री राय की शिल्पगत विशिष्टताएं, तमाम विशिष्टताएं हमें ठीक उसी रूप में मिलती हैं जो उनके पूर्ववर्ती उपन्यासों में उन्हें अपने समकालीनों से जुदा करती हैं, उन्हें अपनी एक अलग पांत देती हैं। वो विशिष्टताएं हैं, वे अपनी रचना को, और खास तौर पर इस उपन्यास को, मैं सबकी बात नहीं, मैं इस उपन्यास की ये बात करूं तो यहाँ वो बहुत ही मुलायम स्पर्श से अपने विषय को छूती हैं।
और पाठक से भी अपेक्षा करती हैं कि उसकी छुअन भी उतनी ही नर्म हो, उतनी ही संजीदा हो। तभी उस कथा के भीतर बिखरे रेशे तमाम अर्थवत्ता के साथ और अपने व्यापक सरोकारों के साथ उसकी मुट्ठी में आते। जयश्री बिंब रचती हैं, जयश्री कविताएं बुनती हैं, और जयश्री की दूरवा के नाखूनों पर एक्रेलिक पेंट तो बेशक लगा हो, लेकिन मुझे तो जयश्री का पूरे की पूरी हथेली वो कलर प्लेट से रंगी हुई दिखाई पड़ती है। वे अपने चरित्रों को दरअसल शब्द चित्रों के माध्यम से उकेरती हैं। उनके भीतर के अंधेरे, उनके भीतर की शंकाएं, उनके भीतर के सपने, उनके भीतर के भय, वर्जनाएं, कुंठाएं, उनके छुपे हुए संघर्ष, वे सब अंधेरे और प्रकाश के झुटपुटे के रूप में इस कविता में दर्ज हुए। इस उपन्यास की एक और खूबसूरती यह है कि यह कल्पना का प्रचुर प्रयोग किया गया है, और वह कल्पना आप सबने बात की है। दरअसल एन फ्रैंक की डायरी के बिना, एन फ्रैंक के बिना इस उपन्यास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मुझे लगता है कि इस उपन्यास का केंद्रीय चरित्र ही एन फ्रैंक है। हालांकि मैं एन फ्रैंक पर आने से पहले चरित्र की ही बात करूं तो वो चरित्र भी मुझे यहाँ बिंबों के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। वो व्यक्ति तो है अपने एक अलग अलग अस्मिता से संपन्न, वो मनुष्य है, अपने भीतर की मनुष्यता का उत्खनन कर रहे हैं, और वो पूरी की पूरी मनुष्यता को बचाने के लिए, हमारे समय को सृजित करने के लिए वो चारों मिलकर एक संघर्ष कर रहे हैं। एक संगठित प्रयास है उनका, जो आज के समय की बेहद जरूरी जरूरत है। तो लेकिन मैं जब बिंब में देखती हूँ, क्योंकि जब शब्द चित्र बनाएंगी तो वो बिंब के माध्यम से उभरते हैं, तो मुझे ये चारों चरित्र चार नदियों की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। मुख्य नदियां हैं सुजाना और हिमालय, और फिर लगता है कि वो बह रहे हैं धीरे धीरे। उनमें दो ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियों की तरह और आ मिली हैं, दूरवा और मजाज। और अब वो चारों अपनी सांगीतिक सहभागिता में वे समुद्र की ओर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ जयश्री एक और प्रयोग करती हैं कि अचानक ये नदियां जब समुद्र में सम्मिलित होने के लिए, समुद्र की ओर प्रयाण करने के लिए जब वो कदम उठाती हैं, तो उन्हें अब वो नदी नहीं रहने देती, उन्हें पखेरु बना देती हैं। और वो चारों अब अपने पंख फैलाकर अपने अपने ठीहों पर चले जाने के लिए उड़ान भरने को तैयार होते हैं। वो एक दूसरे में समर्पित भी हैं, एक दूसरे में समाहित भी हैं, और वो स्वायत्त भी हैं, और वे अपनी जड़ों को सींचने के लिए, अपने परिवेश में मुकम्मल सुधार लाने के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं कि भय नहीं, पलायन नहीं, अपने समय की आंख में आंख डालकर उसके पैरों में पड़े कांटों को बीनना ही दरअसल मनुष्य का धर्म है। और वे भगोड़े, पॉलिटिकल असाइलम लेने वाले, या किसी भी तरह से अपने रण क्षेत्र से दुम दबाकर भागने वाले, वो कायर नहीं बनना चाहते हैं। अब वो रण क्षेत्र में तमाम प्रतिकूलताओं का नंगी छाती पर मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो यह जयश्री की समय को रचने की, प्रेरणा देने की एक बहुत बड़ी लेखकीय जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया। मैं एन फ्रैंक की बात कर रही थी, तो दो चीजें आप तीनों ने ही एन फ्रैंक के बारे में बात करते हुए वो बातें कह दी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भी कहनी चाहिए। अच्छी चीज को बार बार रेखांकित किया जाना चाहिए। सबसे खूबसूरती यह है कि एन फ्रैंक की जो पृथुल डायरी में से जयश्री ने दो प्रकरण उठाए हैं। चंद्रकला जी ने बहुत खूबसूरती से उस प्रकरण की ओर संकेत किया है। वह एन फ्रैंक जो पबर्टी की तरफ प्रवेश कर रही है, 13 साल की लड़की अब 15 साल की हो रही है, उसके भीतर प्रेम है, बॉल डांस में जाने की उसके भीतर आकांक्षाएं हैं, और वह पीटर जो उस 8 जनों के उन 3 परिवारों का एक हिस्सा है, उस पीटर के साथ वह अपनी प्रेम की भावनात्मक और शारीरिक नजदीकियों को
महसूस करती है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी मुस्कुराते हुए मनुष्य के विकास को यहाँ डायरी के इस उद्धृत अंश के माध्यम से जयश्री ने बहुत खूबसूरती से उकेरा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एन फ्रैंक की डायरी में इतनी काव्यात्मकता नहीं है जितना उसकी पुनर्प्रस्तुति करते हुए जयश्री ने उसे रचा है। दूसरी सबसे खूबसूरत बात यह है कि जैसा यतीश जी ने भी कहा है कि ना रची गई डायरी को भी लेखिका ने अपनी कल्पना से रचा है, और वो तमाम भयावहता जो हमें हॉलोकॉस्ट फिल्मों में दिखाई पड़ती है वह उपन्यास के इन पन्नों में एन फ्रैंक की अनलिखी डायरी के माध्यम से उकेरी जा रही। मुझे लगता है कि इस उपन्यास को पढ़ने से पहले जयश्री ने भी बहुत सी हॉलोकॉस्ट फिल्में देखी होंगी। बहुत सी हॉलोकॉस्ट फिल्मों की स्मृति मेरे सामने भी तैर गई है। मुझे शिंडलर लिस्ट याद आ रही है, मुझे डायरी ऑफ एन फ्रैंक याद आ रही है, द बॉय इन स्ट्राइप्ड पायजामा, सोफीज चॉइस और इनग्लोरियस बास्टर्ड्स। ये सारी फिल्में और इसके साथ और भी अनेक फिल्में जब ये मेरी स्मृति में कौंधती हैं तो वो भयावहता का मंजर, मनुष्य के बर्बर नृशंस होते चले जाने की एक भयावह पीड़ा, एक आतंक भीतर तक तारी हो जाता है, वह मनुष्य को हिलाता है। हम इतने बर्बर हो गए हैं और हम दिन रात विश्वगुरु होने का, विश्व के सिरमौर होने का, सभ्यता के सर्वोत्तम सोपान पर आरूढ़ होने का दंभ करते हुए अघाते हैं। क्या हमने पलटकर भी कभी अपने भीतर पलते हुए जंगली जानवरों को देखा है जिनको दिन रात चारा देकर, जिनके आगे आहार भोजन जुटाकर उस जंगली जानवर की क्षुधा को शांत करने के लिए हम ही तो अपनी तुच्छताओं का, अपनी तामसिकताओं का, अपने दुष्प्रवृत्तियों का भोजन उसे खिलाते हैं। तो यह जो जितने भी फाशिस्ट हैं, जितने भी बर्बर हैं, अधिनायकवादी नायक जो हम इतिहास के माध्यम से या वर्तमान में भी हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं, कहीं वे हमारी अपनी लिप्साओं का उत्पाद ही तो नहीं है। दरअसल मैं जब उपन्यास पढ़ती हूं तो मैं लेखक के साथ पाठ नहीं करती, क्योंकि मैं यह मानती हूं कि रचना सिर्फ चरित्रों और घटनाओं के सहमेल से रचा हुआ कोई एक रोचक आख्यान नहीं है। रचना का लक्ष्य अपने समय को एड्रेस करना है। उन चरित्रों और घटनाओं के माध्यम से पाठक की आंख खोलकर उसके कानों को चौड़ा करते हुए उसमें ढेर सारे क्रंदन, चीत्कार भरना है। उसकी आंख खोलकर उसे उन सब दृश्यों को दिखाना है जिनको रोज रोज देखने का वो आदी हो गया है। आदि अभ्यस्त व्यक्ति को एक अपरिचित की नजर से पुनः अपने परिवेश से जुड़ने की समझ देना, उसकी संवेदनाओं को परिष्कृत करना ही दरअसल साहित्य का लक्ष्य है। मैं ये सोचती हूँ कि आलोचक की क्यों जरूरत है। आजकल तो बहुत शोर मचता है, चाहे वो फेसबुक का प्लेटफॉर्म हो या साहित्य की गोष्ठियां हो, हमें आलोचकों की जरूरत नहीं है। हमने रचना लिखी, रचना पाठक तक गई, पाठक ने सराह दिया और हमारी रचना का आत्यंतिक लक्ष्य पाठक है, तो आलोचक को भाई बीच में क्यों घसीटा जाता है? क्यों पाठकीय टिप्पणियां समय को, रचनाकार को और रचना को उसकी समग्रता में, उसके समाज शास्त्र के भीतर विन्यस्त नहीं कर पाती हैं? इन सवालों का भी हमें जवाब देना होगा। और आज जब हम इस किताब पर परिचर्चा कर रहे हैं तो यतीश जी कवि हैं, निस्संदेह कवि हैं। चंद्रकला जी भी उपन्यासकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, संस्मरण लिखती हैं। लेकिन हमने इन सब रूपों के बावजूद एक आलोचक के तौर पर भी, हम पाठक भी हैं, निश्चित रूप से पाठक हैं, लेकिन एक आलोचक के तौर पर भी हमने अपना एक मुकाम हासिल किया है। दरअसल रचना को समाज के भीतर विन्यस्त करने का, पाठक को अपने समय के प्रति चेतन करने का गुरुतर कार्यभार आलोचक ही संभालता है। इसीलिए आलोचना की आवश्यकता है। मैं जब इस उपन्यास को पढ़ती हूँ तो मैं अपने आप से एक सवाल पूछती हूँ
कि हॉलोकॉस्ट फिल्मों में तो यहूदियों के उनका नृशंस उत्पीड़न की कथा कही गई है, कश्मीरियों के उत्पीड़न की कथा कही गई है, तमाम तरह की बर्बरताओं के खिलाफ जनमत को आक्रोशित करने वाली और जन चेतना को संवर्धित करने वाला बहुत सा साहित्य कई विधाओं के माध्यम से भी रचा जा चुका है। तब इस उपन्यास को रचने की आवश्यकता क्या थी? पृष्ठपेषण तो उपन्यास नहीं होता। दरअसल यहाँ उपन्यास में अलक्षित कर दी गई ध्वनियां ही आलोचक पकड़ता है। उत्पीड़न है हिमालय के माध्यम से विस्थापित कश्मीरियों का, सुजाना के माध्यम से नाजियों द्वारा संत्रस्त यहूदियों के जनसंहार का, जिनोसाइड के बहुत सी घटनाएं का याद आना ही, चाहे वो जिनोसाइड की घटनाएं गुजरात में हुई हो, चाहे वो कंबोडिया में यातना शिविरों के माध्यम से हुई हो, चाहे वो सीरिया में हुई हो, चाहे वो देश काल के किसी भी कोने में हुई हो, जीनोसाइड की वो घटनाएं एक सामाजिक शर्म बनकर जब हमारे सामने आती हैं और हमारे भीतर बर्बरता के प्रति घृणा के प्रवाह को तीव्रतर करती हैं। घृणा हमेशा नकारात्मक नहीं होती। घृणा दरअसल दोषी को चिन्ह कर उस दोष का परिहार करने की एक वैचारिक सकर्मकता भी होती है। हम जानते हैं कि प्रेमचंद ने भी घृणा के सकारात्मक पक्षों को रेखांकित किया है अपने एक निबंध में भी। तो मैं चीन के उइगर मुसलमानों को प्रताड़ित किए जाने वाले यातना शिविरों की जब बात करती हूँ, तो पूरक पक्ष के रूप में एक सवाल आता है कि चीन को कई 100 वर्ष लगकर अपने देश के चारों तरफ एक बड़ी किलेनुमा दीवार चिनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसीलिए ना कि शत्रुओं ने चारों तरफ से उसे इतना संत्रस्त कर दिया था कि उसे अपने राष्ट्र की और जानो माल की सुरक्षा करने के लिए वे बड़ी बड़ी दीवारें चिननी पड़ी। मैं जब जीनोसाइड की बात करती हूँ, तो जीनोसाइड का रूप सिर्फ यातना शिविरों में या गैस चैम्बर्स में ही नहीं दिखाई पड़ता है। यह जीनोसाइड अमेरिकन कॉन्टिनेंट में वहां के मूल निवासियों को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देने वाली एक मानसिकता में भी दिखाई पड़ता है। आज हम कहते हैं कि एक वायरस छोड़ा जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि 15वीं से 19वीं शताब्दी के बीच स्पेनिश और यूरोपीय यात्रियों ने अमेरिका कॉन्टिनेंट में चेचक, प्लेग, हैजा इन बीमारियों को वहां पर रोपा है और उसके बाद ही उन्होंने वहां के मूल निवासियों को नष्ट किया है। तो दरअसल यह उपन्यास सिर्फ ग्लोबल संदर्भों को, व्यापक ग्लोबल संदर्भों को चीनने की चेतना ही नहीं देता, हिमालय के माध्यम से कश्मीरी विस्थापितों की जब कथा कहता है तो हमें कश्मीर में आतंकवाद को पनपाने के पीछे सक्रिय राजनीतिक प्रपंचों को पहचानने का विवेक भी देता है। हिमालय यहाँ 370 धारा को खत्म करके एक खुशहाल कश्मीर की कल्पना करता है, लेकिन हमें उस आशा के साथ इस आशंका को भी पिरोना है कि क्यों उसके बावजूद कश्मीर खुशहाल नहीं हुआ, क्यों विस्थापित कश्मीरी जब वहां बसने गए तो उनकी अभी हत्या भी हो रही है, वो अनशन भी कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं कि 370 धारा हटाने वाले जो राजनीतिक ताकतें हैं वो उनका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। एक तथ्य के साथ यदि एक व्यक्ति ऑप्रेस्ड है, मर्दित है, उसका दमन किया गया है, तो हमें उसको सहानुभूति देते हुए यह नहीं मानना है कि वह स्वयं ताकत पाकर अधिनायक के रूप में नहीं जाएगा, वह अधिनायकवादी बन जाता है। जैसे जब सुजाना इस उपन्यास में अपनी बात कह रही है कि एक यहूदी होने के नाते नाजियों ने कितना दमन किया है उनके पूरी की पूरी कौम का, और नानी पागल हो गई है, और किस सारी घटनाओं के माध्यम से वो जब बात कर रही है, तब मजाज एक ही बात कहता है कि मैं इराक का हूं और मेरी माँ अरब है, मेरे पिता की माँ दादी अरब है, और उसने अपनी बेटी इजरायलियों के आक्रमण की वजह से खोई है।
और हम क्यों भूल जाएं? दरअसल हमारी इतिहास चेतना को बार बार नवा करने का माध्यम बनता है यह उपन्यास। हमें नहीं भूलना चाहिए कि बार बार गाजा पट्टी के लिए इजराइल फिलिस्तीन पर आक्रमण करता है, और सिर्फ आक्रमण ही नहीं करता है, वो चित्र, एक दारुण चित्र शायद आपकी स्मृति में अंकित हो जाए कि इजरायली अपने घरों की छतों पर जाकर ढेर सा खाने पीने का सामान लेकर अपने बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग्स की छतों पर गए हैं, बाइनाक्यूलर्स हाथ में है, और वो गाजा पट्टी के उधर फिलिस्तीन में जो उन्होंने बॉम्ब फेंके हैं, उन बॉम्ब से होने वाले जो मनुष्य का क्रंदन है उसका वो लुत्फ ले रहे हैं। यह उपन्यास हिरोशिमा पर परमाणु बमों को फेंकने की भी याद दिलाता है, यह वियतनाम पर नापाम बमों को फेंकने की भी याद दिलाता है, और उसके साथ यह कहीं हमें चेतन करता है कि हमें अपने नायकों का और सत्ताधारियों का चयन करते हुए, क्योंकि हम लोकतंत्र के लोग हैं और हम ही अपने नायकों को चुनते हैं, बनाते हैं, ताकत देते हैं, हमें सावधानी पूर्वक लोकतांत्रिक नागरिक के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ही हमें वर्तमान को सुयोग्य व्यक्तियों के हाथ सौंपना होगा, ताकि हम भविष्य को सुरक्षित रख सकें। मैं समय ज्यादा ले रही हूँ, लेकिन मैं कुछ इसकी दुर्बलताएं भी बता दूं जयश्री, जो मुझे इस उपन्यास की दुर्बलता लगी। इस उपन्यास में निश्चित रूप से बार बार एक ही रंग क्यों हो, एक ही व्यक्ति, एक ही मजहब, एक ही भाषा, एक ही संस्कृति कितना उबाऊ हो जाएगा, सुजाना बार बार कहती है। यानी हर व्यक्ति को अपना स्पेस मिलना चाहिए। बहुलतावाद, सब अपने अलग अलग रुचियों के साथ, संस्कारों के साथ, संस्कृतियों के साथ, अपने अलग अलग व्यक्तित्व के साथ, अपनी अलग भूख के साथ, अपने अलग सपनों के साथ ही वे एक इंद्रधनुष रचते हैं। लेकिन कहीं मुझे लगता है कि उपन्यास में सुजाना भावुक युवती बनकर रह गई है। भावुकता का अतिरेक कहीं संवेदनात्मक विवेक को क्षरित करता है, और जब संवेदनात्मक विवेक क्षरित होता है तो वह दूसरे के स्पेस पर अनायास पैर रख जाता है, अनजाने ही। जैसे वह कहती है कि मैं वीगन हूं, क्योंकि इजराइल में हमें यह कहा गया है कि जब आप मांस भक्षण करते हैं, किसी पशु की हत्या करते हैं अपनी प्लेट में बीफ या कोई भी एक सामिश व्यंजन रखने के लिए, तो आप यह सोचिए कि वह आप यहूदियों के कत्ले आम का साक्षात्कार कर रहे हैं, या आप स्वयं उस गैस चैम्बर में जर्मन नाजियों का एक रूप धर रहे हैं। यह सुजाना का अपना एक एंगल हो सकता है, लेकिन सुजाना जब दूसरे अपने मित्रों से वह वीगन होने का या मांसाहार ना करने का दबाव डालती है, तो लगता है कि कहीं वह फाशिज्म के छोटे से घेरे में कदम रख रही है, और जब हम असावधान होते हैं तो वह घेरा नशा बनकर हमारे भीतर बैठे हुए बर्बर अधिनायक को तुष्ट करता है। मैं जब यह उपन्यास, अब अंतिम बात, जब मैं यह उपन्यास पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर सुजाना भावुकता में ना, अति भावुकता में ग्रस्त ना होती और हिमालय निष्क्रिय ना होता, वह तो पॉलिटिकल असाइलम को तौर पर जर्मनी में आया है, यानी मैं ये मानती हूँ कि वह पॉलिटिकल योद्धा रहा है, राजनीतिक योद्धा रहा है। उसकी राजनीतिक समझ, उसकी कर्मठता, उसकी संघर्ष करने की ताकत इस पूरे उपन्यास में क्यों दिखाई नहीं पड़ रही है? हिमालय के बजाय मजाज चाहे थोड़े से समय में आया है, लेकिन मजाज उसकी बजाय कहीं ज्यादा कर्मठ, कहीं ज्यादा ठोस, कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और ये खासियत है जयश्री की कि वो तरलता से ठोस चरित्रों को रचती है, लेकिन हिमालय ठोस चरित्र नहीं बन पाया है। वह सिर्फ ग्रम्बल कर रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ शतरूपा या जाह्नवी की बात कर रहा है, लेकिन दरअसल उसे शतरूपा और जाह्नवी यानी स्त्री जाति के शारीरिक अपमान, स्त्री जाति पर होने वाले शारीरिक हिंसा के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा का रूप लेना चाहिए। हो सकता है मेरी ये अपेक्षाएं गलत हो, लेकिन पाठक और आलोचक तो अपेक्षाएं करेगा ही, रचना से, रचनाकार से, और उसे इतना स्पेस भी मिलना चाहिए कि वो अपनी अपेक्षाओं को शब्द भी दे सके।
इस उपन्यास की एक बड़ी खूबसूरती यह है कि यहाँ प्रेम को टूल बनाया गया है। अब चौंकने वाली बात हो सकती है कि टूल, तो हमें लगता है कि टूल से तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं, दरअसल यहाँ प्रेम का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ शारीरिक संभोग के दृश्य भी हैं, लेकिन यह वासना या शारीरिक लिप्सा की अंधी गलियों में जाने वाले अंधेरे गर्तों की कथा है, प्रेम नहीं कहता है। यह डरे हुए एकाकी मनुष्यों को जोड़ने वाला एक इसे ये क्या कहें, एक ग्लू बन जाता है, एक गोंद बन जाता है। यह क्विक फिक्स की तरह है जो प्रेम संबंधों को जोड़ता है और भीतर की कलुषताओं का परिहार करता है। इस उपन्यास को पढ़ते हुए मुझे 2 उपन्यासों की याद आ रही है, एक कितने पाकिस्तान और एक आग का दरिया कुर्तुलन हैदर का। और मुझे लगता है कि यदि इन सुजाना और हिमालय में अपनी अपनी भावुकता से और निजी दुखों को चाटने के आत्मरतिग्रस्तता से उबरकर पूरे समय के साथ जुड़कर एक आलोचनात्मक विवेक और दृष्टि के साथ पूरे समय का आख्यान रचने की यदि एक गहरी निष्ठा होती, तो यह उपन्यास कितने पाकिस्तान की तरह और आग का दरिया की तरह बहुत ही कालजयी रचना बन सकता था। लेकिन यह उपन्यास दरअसल अभी भी एक कविता की तरह सपनों की एक बेहतर तामीर करने वाली एक कलाकृति की तरह स्मरणीय है। इस बेहतर उपन्यास के लिए जयश्री को बधाई, और चंद्रकला जी की बात उधार लेकर उसे रेखांकित करते हुए कहूंगी कि दर्द को जीकर ही जयश्री दर्द को जीती रही हैं, और दर्द को जीकर उस दर्द को अपनी जिजीविषा बनाती रही हैं, और उस जिजीविषा को अपनी कलम और सपना बनाकर वे भविष्य का सृजन करती रही हैं। उनसे बेहतर, इससे भी बेहतर अपनी कोई रचना मानदंड नहीं बननी चाहिए। हर रचना मानदंड अपने बने बनाए प्रतिमानों को नष्ट करके एक नई ऊंचाई छूने का आगाज होती है। जयश्री हर रचना के साथ ऐसा करती हैं। मुझे उम्मीद है अगली रचना भी बहुत बेहतर होगी और हम सब मिलकर जयश्री को साधुवाद देते हुए हिंदी साहित्य के संपन्न होने का जश्न मनाएंगे। शुक्रिया। बहुत सुंदर व्याख्यान, और बहुत आपने हर तरीके से खोला किताब को, उसके गुण भी बताए, और जिस तरह से लेखक को आगे की यात्रा के लिए आपने उसको तैयार भी किया, क्योंकि हर लेखक हर किताब के बाद आगे सुधार जरूरी होता है। और इसी में मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक कलाकार था, वो जब भी कोई चित्र बनाता था वो कभी भी अपने चित्र से संतुष्ट नहीं होता था, और वो फिर अगला चित्र बनाता था, उससे भी संतुष्ट नहीं होता था। जब वो 80 साल का था तो उसने एक चित्र बनाया और उसको उसमें कोई कमी नहीं दिखाई दी, तो वो जोर जोर से रोने लगा। सारे परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा, क्यों बाबूजी, क्यों दादाजी, आप क्यों इतना रो रहे हैं? कहता है, मेरी कला मर गई है। क्यों? कि आज मुझे अपनी कला चित्र में कोई कमी ही नहीं दिखाई दे रही, तो मैं आगे क्या करूंगा? तो हर रचना एक यात्रा होती है, और आप जैसे आलोचक हम लोगों को एक यात्रा, रचनाकार को एक यात्रा का वो देते हैं कि आगे अब तुम्हें क्या करना है, कौन से बिंदु हैं जिन पे और सुधार करना है, और आगे की यात्रा सहज बनाते हैं। तो एक बहुत सुंदर चर्चा रही, और अगर किसी के प्रश्न हो कहानी के बारे में या पूछने के बारे में लेखिका से, तो वो पूछ सकते हैं। और क्योंकि ये सभी ने बहुत अच्छे से उस पर बात करी, और ये वास्तव में एक अच्छा उपन्यास है जिस पर बात करने में हम सब लोगों को अच्छा भी लगा, क्योंकि जब कृति अच्छी होती है तो बात करने में एक आनंद भी आता है। तो मुझे लगता है किसी के भी प्रश्न नहीं आए हैं, तो जिनके प्रश्न हो वो बाद में पूछ लेंगे। और मैं थोड़ा सा केवल बहुत तारीफ करना चाहूंगी रोहिणी की, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इन्होंने उपन्यास को खोला है और उस पर बात की है, और जो कहा है वो सही बात है कि पढ़ते हुए मुझे भी ये लगा था कि ये दुखों से ढकता जा रहा है सब कुछ इसमें, खास करके हिमालय को पढ़ते हुए, क्योंकि ऐसा लगा ही नहीं कि वो उसकी जो आक्रांत स्थिति है वो कई बार बहुत ज्यादा दिखाई गई, जैसे कि सुजाना के साथ जब वो संपर्क में आता है। तो यह जो एक इतिहास विवेक होता है
रचनाकार का, जो कि दूसरे तरीके से सक्रिय होता है किरदार को रचने में भी, तो उसका एक हल्का सा जिंदा स्पर्श उसको एक तरीके से नया जन्म दे सकता था हिमालय को, और वो सच में बहुत बड़ी बात होती। मगर बावजूद इसके एक जो शोक गीत होते हैं जिस तरीके के, तो शोक गीत की लय कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है, और जब शोक लिखना शुरू करो ना, तो वो शोक ही जो है वो इतना भारी हो जाता है कि वो फिर सारी चीजों को, क्योंकि अंत तक आते आते हम लोगों को सबको लगा है, एक बहुत ही सुंदर बात कही है रोहिणी ने, कि किस तरह वो सागर से वो चिड़िया हो जाते हैं। तो एक इस किताब की सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि उसने हम लोगों को बात करने की इतनी क्रिएटिव भाषा दी ना। रोहिणी की भाषा में भी आप उसका देखेंगे पूरा स्पंदन है। यतीश जी ने बात की, और मुझे भी लगा कि मैं जब जब इन दुखों के आसपास जाती हूँ, तो बहुत सारे मैंने लिख के बहुत रखा था लेकिन मैंने कहा नहीं कुछ, वो बहुत सारे हैं। तो ऐसा लगा कि वो हो सकता है इस वजह से हो, और रचनाकार कभी कभी खेलता है अपने चरित्रों के हाथ। हम लोग सब खेलते हैं। मैंने भी लिखा तो मुझे लगा कि अब तो मैं ही मैं तो उसके हाथ में चली गई, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, जो करेगी वही करेगी। तो ये हो सकता है, लेकिन ठीक है, हम ये कौंध यहाँ बचा के चलते हैं। और मुझे बहुत बहुत शाबाशी देनी है रोहिणी जी को भी, नीतीश कुमार। मैं तो मुग्ध होके सुन रही थी, और रोहिणी तो हमेशा चकित करती है, आज भी उन्होंने किया हम लोगों को चकित। बहुत बहुत सुंदर बात, धन्यवाद। वंदना जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी। रोहिणी मैम, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बहुत संकोच था आपसे पूछते हुए भी, लेकिन आपने हाँ कही। और आपको काफ़ी तकलीफ, पैर में तकलीफ रही, उसके बाद मैंने जाना। चंद्रकला जी, यतीश जी इतने व्यस्त हैं, और उन्होंने इतनी खूबसूरत कविताएं, जो उपन्यास और कविता की एक जुगलबंदी पहली बार देख रही हूँ, ये एक अद्भुत नई चीज़ है मेरे लिए। और वंदना जी, आपने इतना बेहतर बताया। और यहाँ पर यही होता है, पिछली बार जब रोहिणी जी मेरे दर्दिया उपन्यास पर बात कर रही थी, तो मैं भूल गई थी मेरा उपन्यास है। मैंने उपन्यास को एक नई नज़र से देखा, मुझे लगा मैं ही एक नई किताब के बारे में सुन रही हूँ। उन्होंने इतनी सारी पढ़ते इतना कुछ खोल दिया मेरे सामने कि मैंने सोचा नहीं था कि ये सब मैं कर रही हूँ। और उनकी दृष्टि जब उस पर पड़ी, तो उन्होंने उसके इतने सारे अर्थ निकाल दिए आप सब ने। तो आज भी यही हुआ कि मैं बैठकर सुन रही थी। हाँ, मैं तो कोई सफाई नहीं दूंगी, कोई ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी। मैं तो इतना ही कहूँगी कि मैंने लिखा था, और जब मैं लिखती हूँ तो दिमाग से अधिक मेरा मन होता है, दिल होता है। और टेक्निकली मैं इतना अवेयर नहीं रहती हूँ, मैं इतनी कोशिश करके नहीं लिखती, इतना प्लान नहीं बनाती, क्योंकि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। मन में संवेदना होती है और मुझे कहना होता है, और उस कहने के लिए जो टूल्स होते हैं उसका शायद ही मैंने कभी सायास प्रयोग किया। वो अपने आप, भाषा कहिए या शिल्प कहिए, जो भी वो अपने आप एक अजीब सी प्रक्रिया है जो अपने आप शुरू हो जाती है, उसका संग हो लेती है। कहना मुझे बस होता है कि जो मुझे टच करता है, जो संवेदना। तो दुनिया में इतनी सारी चीज़ें, इतनी तकलीफें, इतनी बातें हैं, इन सब चीज़ों के बीच मुझे मनुष्य जो तकलीफ में है वो दिखता है, और उसकी बात मुझे करनी थी। इसलिए मुझे कोई क्षेत्र, कोई देश, कोई सरहद, ये मेरा कंसर्न नहीं था। मुझे मनुष्य के दुख की बात करनी थी, इसलिए यहाँ सारी दुनिया के लोग आ गए हैं। और बिल्कुल ये जो हिमालय है, इसकी कहानी वो संघर्ष करता है, और मैंने इस उपन्यास में लिखा है कि वो 2-3 बार उस पर अटेम्प्ट होते हैं, उस पर जान से मारने। ये सच्ची कहानियों पर आधारित है, और इसलिए वो अपने देश से भाग जाता है। और वो कहता है कि जो देश मैंने अपने नागरिक को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो खुद कैसे सुरक्षित रह सकता है। और ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ वो एक लड़के और एक तरह से हथियार फेंक के, जब उस पर आत्मघाती हमले होते हैं और वो भाग जाता है, और उसकी निष्क्रियता जो एक तरह से है, वो पैसिव रहता है। वो अपॉर्चुनिटी मैंने लिया है कि उसके जरिए जो चीज़ें हुई है, घटी है, वो हम दिखा सके उनकी यातना को। और अंत में फिर यही है कि
उनमें एक उम्मीद बढ़ती है, हिम्मत बढ़ती है। कहते भगोड़ों का कोई वतन नहीं होता है और हम हर बार अपनी ज़मीन जो है उसको रिक्लेम करेंगे, हम फिर लौट के चलेंगे अपने देश, हम और नहीं भागेंगे। तो वो लड़ता है और फिर पैसिव हो जाता है। वो एक बीच का जो एक ये होता है स्पेस, और उसमें सारी कहानियाँ उनके दुखों की जो मुझे बताना था लोगों को, हालांकि दुनिया जानती है, लेकिन होता है ना कि हम आदतन उसे सुनते हैं, इतिहास का हिस्सा मानते हैं और फिर उसे हम सहने की आदत हो जाती है। तो उस तकलीफ को जब हम बहुत उसका अपना बनाकर बोलते हैं तो हर कोई उस तकलीफ से गुजरता है, और जब तक उस दर्द को हम महसूस खुद नहीं करते, हम उसके प्रति उतने संवेदनशील नहीं हो पाते। तो वो मुझे वहाँ उस तरह से दिखाना था। तो लड़ाई सब अपने अपने हिस्से के लड़ते हैं। जो सुजाना होती है वो भी अंत में अपने देश लौटती है। तो अंत में कुछ टूटे हारे हुए लोग जो लड़ते हैं, मरते हैं और फिर सफ़र करते हैं, और मेंटली बहुत सफ़र करते हैं, सीख हो जाते हैं, अवसाद में रहते हैं, लेकिन फिर उसके पीछे कहीं एक उम्मीद रहती है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अंत तक हार ना जाए। हम मनुष्य हैं तो हम तकलीफ में हम कहीं से थम जाते हैं, रुक जाते हैं, अवसाद में हो जाते हैं, लेकिन वो उम्मीद बची रहनी चाहिए और एक लड़ाई आगे की उसका संकेत तो कम से कम हो। तो इस उपन्यास में अंत में मैंने यही कोशिश की है कि ये लड़ने मरने वाले जो बहुत थक जाते हैं बीच में, वो आगे चलकर फिर अपने देश लौटते हैं और कुछ करना चाहते हैं, फिर वो हथियार उठाना चाहते हैं, अपने तरीके से अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना ही कहना चाहूँगी कि ये आप लोग समझ सकते हैं कि लिखना मेरे लिए बहुत ही एक अलग एक क्या बताऊँ ये क्या है कि मुझे बहुत कुछ कहना है। जो चीज़ें मुझे बॉदर करती हैं ज़िंदगी भर, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ और बहुत सिर्फ अपना व्यक्तिगत दुख है ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया की तकलीफें मुझे बहुत नज़र आती है और मुझे लगता है मुझे कुछ कहना है, अपनी बात दर्ज करानी है। बहुत कोई सब कोई बहुतों ने कहा है, बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन अपना जो छोटा सा एक ये है टेक है, अपनी जो बात है वो मुझे रखनी थी, और वो कहाँ तक रख सकी हूँ ये आप ही सब बताएंगे। और आप लोगों ने आज जो बताया सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे बहुत ज़रूरी लग रहा था कि मुझे बताया जाए कि उसमें कमी क्या थी, और आप लोगों ने जिन बातों की तरफ संकेत किया बिल्कुल उन पर मैं सोचूंगी। और स्टूडेंट हम सब हैं, ज़िंदगी में हम सीखते रहते हैं और लिखते हुए ये बातें मुझे आगे भी बहुत मदद ज़रूर करेगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत समृद्ध होकर यहाँ से जा रही हूँ आज। थैंक्स अ लॉट। बहुत सही कहा आपने, और आपने जो बात कही है ना कि ये बहुत हम दर्द को सोचते हैं फिर लिखते हैं, तो इसी पे मैंने एक शेर लिखा था, मुझे याद आ रहा है, या खुदा कैसा बनाया है मुझे। बड़ी परेशानी होती है एक लेखक को, बड़ी परेशानी से गुजरता है तो वो ईश्वर से ही पूछता है, या खुदा कैसा बनाया है मुझे, क्यों मैं दुनिया से अलग ही सोचती हूँ, देखते हैं सब होठों की हंसी, मैं हंसी में छुपी कसमसाहट देखती हूँ। तो ये जो मतलब होता है ना कि हमें वो चीज दिखने लगती है जो दूसरों को नहीं दिखती। और चूंकि आप आज बहुत ही सार्थक चर्चा रही, और सभी वक्तागण आदरणीय रोहिणी अग्रवाल जी, नीतीश कुमार जी और चंद्रकला जी, सभी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतने अच्छे से पुस्तक चर्चा में भाग लिया और पुस्तक के एक एक बिंदु को खोला। और अंत में आप ही की किताब की एक कुछ पंक्तियां और उधार लेते हुए मैं इसका कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगी। वो पंक्ति है जो आपने उसमें नदी का जिक्र किया, लिक्विड रेनबो नदी, जिसमें पूरा इकोसिस्टम है, उसमें हाथ डालो तो पूरे कई रंग हाथों में आ जाती हैं। बस इतना ही करना है कि जो हमसे अलग हैं, जो हमारे जैसे नहीं हैं, उन्हें भी स्वीकार करना है। और यही किताब का मूल संदेश है, थोड़ी सी जमीन थोड़ा सा आसमान, सबका हक है। सभी का आभार, और सभी जो लोग सुन रहे हैं उनका भी आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो एक शिशु छात्र की तरह आप लोगों को सुन रहा था और इतना कुछ सीखने को मिला। मैं भी